सपने देखना अच्छी बात है और उन सपनों को सच करना और भी अच्छी बात है, और यही कर दिखाया है जेम्स कैमरॉन ने टर्मिनेटर के साथ। Hasta la vista, baby. पर हॉलीवुड का विजनरी ड्रीम मेकर यही नहीं रुका, उन्होंने अवतार तक बनाई। अवतार एक आइडिया जो उन्हें एक ही दिन में नहीं आया था, बल्कि जब जेम्स 11th स्टैंडर्ड में थे, जहां बाकी लड़के डॉगी स्टाइल के बारे में इमेजिन करते थे, वहां जेम्स कैमरॉन नावी स्टाइल के बारे में इमेजिन कर रहे थे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट आर्ट बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा स्प्रिंग ऑन प्लैनेट फ्लोरा। एक अजीब सा जंगल था उसमें, जिसमें कि एक छोटा सा स्पेसमैन चल रहा था एक जायंट ट्री के ऊपर। फिर वो कॉलेज गए और जहां बाकी के लड़के अपनी सीवी लिख रहे थे, वहां जेम्स गन अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उस स्क्रिप्ट में एक व्हील चेयर पर बैठा इंसान अपने माइंड के थ्रू एलियन वर्ल्ड से कनेक्ट कर जाता है। कहीं सुना सुना सा लग रहा है? अरे यही तो है अवतार का बेसिक फॉर्मूला। लेकिन मूवी रिलीज होने के सालों बाद लोग इसे हेट देने लगे। क्यों? तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर इतनी फुर्सत से बनाई गई फिल्म को लोग इतनी फुर्सत से नफरत क्यों करने लगे। तो शुरू किया जाए। तो देखो, अवतार फ्रेंचाइज पॉप कल्चर में एक अजीब सी जगह ऑक्यूपाई करती है। 2009 में आई ओरिजिनल अवतार एक सेंसेशन थी। क्रिटिक्स, बॉक्स ऑफिस दोनों तरफ से ही सुपरहिट, मेनली अपने VFX की वजह से और अपने वर्ल्ड बिल्डिंग की वजह से। इस फिल्म ने 3 अकेडमी अवार्ड्स जीते और सबसे ज्यादा अर्न करने वाली फिल्म बन गई, जो कि अभी भी टॉप पर है। बीच में एवेंजर्स एंड गेम ने उसको बीट कर दिया था, लेकिन जेम्स कैमरॉन को गुस्सा आया और उन्होंने फिर से जाके थिएटर में अवतार लगा दी, तो वो फिर से टॉप पर है। अब लोग यहीं पर डिबेट करते हैं कि नहीं, एवेंजर्स एंड गेम अगर जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई थी तो उसे बने रहने देना चाहिए था। पर उन्हें कौन समझाए कि इसमें फायदा तो उनकी पेरेंट कंपनी को ही हो रहा है ना। अवतार ने सिर्फ मूवीज ही नहीं बल्कि नॉवेल्स, कॉमिक्स, वीडियो गेम्स, इवन स्टेज प्लेज, इन सबको इंस्पायर करा। लेकिन टाइम के साथ साथ एक डिबेट उठने लगा और लोगों के जो ओपिनियंस थे वो अवतार के अगेंस्ट में होने लगे। बहुत लोग कहते हैं कि इसकी जो स्टोरी है और जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने मेमोरेबल नहीं है और सिर्फ इसके विजुअल्स ने ही इस फिल्म को कैरी किया था। मैं पर्सनली इस बात को नहीं मान रहा था, लेकिन फिर मैंने अपने दिमाग पे जोर दिया और मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि इस फिल्म की स्टार कास्ट आखिर है कौन। मेरे दिमाग में बस एक ही नाम था, जेक सली। किस एक्टर ने इसको प्ले करा है मुझे उसका नाम तक नहीं याद है। यूजुअली यही होता है कि कभी अगर कोई फिल्म अच्छी चल जाती है तो उसके एक्टर्स तुम्हें हर जगह दिखने लगते हैं। पर क्या नाम है यार इसका, सैम वॉरथिंगटन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लोगों ने देखा कि अवतार की कहानी जो है वो ओरिजिनल नहीं है। अगर देखा जाए तो ओरिजिनल क्या ही है आज की दुनिया में, कोई ओरिजिनल नहीं है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। हाँ, कहानियां डेरिवेटिव होती हैं, पर ऐसा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हो चुका है ऑलरेडी। पहली स्टार वॉर्स मूवी जो थी वो भी ओरिजिनल नहीं थी, बस फर्क इतना था कि वो स्पेस में सेट थी। तो अगर देखा जाए तो अवतार की भी जो स्टोरी है वो काफी हद तक जॉन कार्टर, ड्यून और लॉरेंस ऑफ अरेबिया से मिलती जुलती है। पर क्या ही फर्क पड़ता है, अगर कहानी अच्छी है और अच्छे से बताई गई है, बस यही मैटर करता है ना। और एक और क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है कि स्टोरी एक साथ बहुत ज्यादा चीजें करने की कोशिश करती है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतने सारे कैरेक्टर्स डाल दिए हैं कि ऑडियंस को समझ ही नहीं आता कि वो किसके बारे में केयर करे, किसके बारे में नहीं। इस फिल्म में तुमको एक पूरा बायोम दिखाया है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तुम अकेले में कुछ नहीं कर सकते हो। जो जेक सली ने और उसकी गर्लफ्रेंड ने करा वो पूरे प्लेनेट को पता है, शायद फील भी करा था। तो बेसिकली जेक सली ने पूरा प्लेनेट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो फिल्म है ये एक पॉलिटिकल मैसेज था। इसके पीछे रीजन ये है कि जब ये फिल्म आई थी तो मिडिल ईस्ट के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो कुछ कुछ चीजें मिलती तो हैं। लेकिन सच ये है कि जेम्स कैमरॉन ने ये आइडिया जो है 90s के टाइम में सोचा था और इसके आगे उन्होंने क्लियर भी करा था कि ये ऑस्ट्रेलियन एब्रिजिन्स जो थे उनके एक्सटर्मिनेशन से इंस्पायर्ड है, ना कि मिडिल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट से। अब ऑस्ट्रेलियन एब्रिजिन्स में क्या हुआ था, वेल इसके बारे में तो मेरा पूरा एक सेमेस्टर ही था, लेकिन ऐसे समझ लो कि कॉलोनाइजेशन के ऊपर ही है। जैसे कि इंडिया में कॉलोनाइजेशन हुआ था, वैसे ही ऑस्ट्रेलियन जो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस थे उनके साथ भी हुआ था और वही पैंडोरा में भी हो रहा था, तो इट मेक सेंस। और जब टाइटैनिक आई थी तो वहां भी कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म आए थे। और पता है लोग ये क्यों करते हैं, भाव खाने के लिए, बस अलग दिखने के लिए। अब अगर वो बोल देते हैं कि उनको ये चीज पसंद नहीं आई तो वो सबसे हट के दिखते हैं ना। हाँ, कभी कभी जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि भाई पूरी दुनिया को पसंद आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, मुझ में कमी है कि इस चीज में कमी है। तो नेचुरली वो चीज फिर ठीक है। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, क्रिस्टोफर नोलन की जो मूवीज होती हैं जहाँ कुछ लोग थिएटर में देखकर वही उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है, लेकिन वही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बार बार देखकर भी वो चीज नहीं फील कर पाते, इनफैक्ट समझ तक नहीं पाते हैं। क्या मतलब, मैं उन्हीं में से एक हूँ। देखो, बॉटम लाइन ये है कि जेम्स कैमरॉन वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स हैं। और देखो, मैं जानता हूँ कि उन्होंने कोई नया फॉर्मूला तो नहीं बनाया, उन्होंने वही फॉर्मूला फॉलो किया जो जॉर्ज लूकस ने किया था। एक पुरानी कहानी, एक पसंदीदा कहानी, उसे अच्छे से सुनाओ और उसके साथ ऑडियंस को कुछ विजुअल स्पेक्टिकल दो। और किसी पर ये जबरदस्ती तो है नहीं कि तुम इसको पसंद करो ही करो, इसी चीज में तो ब्यूटी है। आर्ट को एंजॉय करो, शर्माने कोई बात नहीं है, खुल के करो, स्पेशली तब जब वो एंजॉय करने के लिए बनाई गई है। सो
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चलो अब मैं जा रहा हूँ सोनपुर मेला, क्योंकि एडिटिंग करते करते मुझे पता चला है कि वहाँ कॉमेडी के बादशाह परफॉर्म करने वाले हैं। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि एवेंजर्स डूम्सडे में कौन कौन से कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि क्या AI एक्टर्स को भी रिप्लेस कर देगा तो राइट वाली वीडियो देखो। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।